नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और ये एक डेवलपमेंट नहीं है दोनों सकारात्मक डेवलपमेंट, लेकिन दो डेवलपमेंट है। वक्फ बोर्ड जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट का कानून ले आया उसके बाद कितना तमाशा किया, लेकिन आपको पता है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग बोर्ड होते हैं, स्टेट लेवल के वक्फ बोर्ड। जैसे उत्तर प्रदेश अगर आप लेंगे तो यहाँ पर दो वक्फ बोर्ड हैं, शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। और अब योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा वक्फ के नाम पर चलने वाला घोटाला वो पकड़ लिया है। मामला वहां तक है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, अधिकारी काम पर लग गए हैं और अब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन चलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले वक्फ के नाम पर चिल्लाने वाले, वक्फ के नाम पर फातिहा पढ़ने वाले कांग्रेसी इकोसिस्टम, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका, वो उनका फिलिस्तीन वाला झोला, ये सब अब उत्तर प्रदेश के लिए जरा तैयार हो जाएं। अगले कुछ मिनट में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये बताऊंगा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में वो घोटाला वक्फ का कितना बड़ा है और कैसा है। आप शुरुआत से अगर इस पूरे मामले को देखेंगे तो आप सोचिए कि लगभग 2.5 लाख करोड़ की कीमत की 73,000 से अधिक प्रॉपर्टीज, उनके रिकॉर्ड गायब है। और सिर्फ उनके रिकॉर्ड गायब नहीं है, बल्कि 1,000 करोड़ से अधिक के फाइनेंशियल करप्शन का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। और अब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। एक्स मिनिस्टर मोहसिन रजा और आप सबको याद होगा जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, वसीम रिजवी खुद कभी बोर्ड के एक मेंबर थे, बोर्ड के अंदर थे, बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में वसीम रिजवी और मोहसिन ने दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब आपको बताते हैं ये 73,000 यानी 73,000 प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया। केंद्र सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल 2 लाख से अधिक वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन स्टेट के शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में आज की डेट में केवल 1,27,000 संपत्तियां ही दर्ज पाई गई। ये एक बड़ा नंबर है जो सेंट्रल वक्फ में डिजिटली वहां पर रजिस्टर्ड है और स्टेट बोर्ड के पास। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ जो आज उसकी मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से ये पूरा खेल इतने अमाउंट का बनता है। दस्तावेजों जो गायब किए गए हैं 73,000 के, उनका जो इस्तेमाल है आप जान के चौंक जाएंगे। इसमें माल बनाए गए हैं अवैध रूप से, जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, या तो फिर उसको प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथों बेच खाया गया है, ये तक का काम किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया गया है, इसके अलावा किस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड में 1,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। कौड़ियों के भाव इन्होंने जमीनें बेची हैं। बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जो कि वसीम रिजवी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी जैसे बड़े शहरों में बेनामी वक्फ की बेशकीमती जमीनों को मुतवल्लियों ने और अधिकारियों ने मिली भगत करके इन मौलानों ने बेहद सस्ते दामों पर बेची हैं। और सस्ते दाम ऐसे नहीं है, एक एक कब्रें 10 लाख रुपए में बेची गई हैं। इसके अलावा किया क्या गया है, 2,500 ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसके बाद ये सारा घोटाला निकल के सामने आ रहा है। इसी दौरान जबकि 73,000 प्रॉपर्टीज गायब कर दी गई, उनके पेपर गायब कर दिए गए, वो बेच दिए गए, ठीक उसी समय नियमों को किनारे रखा और 2,500 फर्जी वक्फ दर्ज किए गए और इसमें हिंदुओं की भी जमीनों पर दावा ठोका गया है। और ये जो 2,500 हैं, इनमें ज्यादातर हिंदू प्रॉपर्टी हैं जिन पर स्टेट वक्फ ने, शिया सुन्नी वक्फ ने अपना दावा। रिकॉर्ड कैसे डिलीट किया? किसी भी वक्फ संपत्ति को रिकॉर्ड से अगर हटा सकती है तो वो कोर्ट हटा सकती है, उसको गवर्नमेंट भी नहीं हटा सकती। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ने अपने ही लेवल पर अवैध रूप से सरकारी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। आप सोचे, कब्रों की तक बिक्री और चंदे की चोरी किया है इन्होंने।
10-10 लाख रुपए में प्राइम जो कब्रिस्तान होते हैं, वहां पर किसी साहबजादे किसी को दफनाने के लिए यूज्ड कब्र, और वो कब्रें 10 लाख रुपए में इन शैतानों ने बेची हैं। इसी के साथ साथ लखनऊ और दूसरे शहरों में आम मुसलमानों को गुमराह किया। कब्रिस्तानों के भीतर की जमीन को 1-1 लाख से 10-10 लाख में वीआईपी कोटे के नाम पे वो बेच खाया है इन शैतानों ने। और अब ये पूरा मामला योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पर है, उनके संज्ञान में है। अब सवाल ये है कि इसमें दरगाहों में भी लूट की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें दरगाहों में कैसे मदरसों के आधुनिकीकरण का जो फंड मिलता था, वो प्रसिद्ध जो भी दरगाह हैं, उन दरगाहों से जो पैसे निकल के आते थे उसको भी अपने पेट में डकार गए। अकेले बरेली में 320 करोड़ का एक दूसरा मामला है, जिसके ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बरेली जिले में वक्फ की भूमि पर अवैध कब्जे और घपलों से जुड़ा पक्का सबूत दिया है। वहां के पूरे दस्तावेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपे हैं, जो कीमत रखता है 320 करोड़ रुपए की। अब इस समय डिमांड क्या चल रही है और सरकार क्या क्या एक्शन के मोड में है, मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूं ताकि पॉइंट्स आपके सामने बिल्कुल बेहद क्लियर हो। हालांकि हड़कंप तो मच गया है। वसीम रिजवी और मोहसिन खान जब से मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला ले आए हैं 2 दिन पहले, उसके बाद से बेहद हड़कंप है। क्यों? क्योंकि इसमें फंसेंगे वो भ्रष्ट अधिकारी भी जिन्होंने मिलजुल के ये काम किया है, और उसी के साथ वो तमाम मुतलबी, वो तमाम मौलाना, वो तमाम ऐसे बड़े ओहदे वाले मुस्लिम परिवार, और उनमें से कुछ हिंदू परिवार भी अभी आपको निकलेंगे जिनके पास ये वक्फ की जमीनें गई हैं। आप आराम से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की राजनीति कौन करता है और उसका इंटरेस्ट कैसे वक्फ की इन जमीनों से निकल सकता है। वक्फ बिल जब आया था, अमेंडमेंट आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ा, जहां से पिता और पुत्र मुख्यमंत्री होकर निकले हैं, उनके भी मामले वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करने और उसको अपने पेट में पचाने के मामले में कभी न कभी सामने आएंगे। और अब जो ये 73,000 जो प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो न सिर्फ मुसलमानों के पास ही हैं अवैध रूप से, बल्कि इनमें से बहुत से कांग्रेसियों के पास हैं, बहुत से सपाइयों के पास है, बहुत से बसपाइयों के पास है। कुछ ऐसे नाम भी आपको निकल सकते हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी वाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अब वो घूम फिर के कहीं उनकी पार्टी में ना हो। जब आएंगे तब उनको नाम के साथ बताऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री को जो हलफनामा घोटाले का सौंपा गया है, उसमें मुतल्लबियों, मौलानाओं और वक्फ अधिकारियों के नाम का खुलासा किया गया है। ये बताया गया है कि कौन सा मुतल्लबी, कौन सा मौलाना, कौन से ऐसे लोग और कौन से ऐसे सरकारी अधिकारी भी हैं जिन्होंने ये सारा कांड किया है। तो अब ये मामला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पास है, और जब मुख्यमंत्री के पास कोई मामला है तो योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं। आप सोचिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए इतने की प्रॉपर्टी इन्होंने वक्फ के नाम पर बेच खाई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, अब हम सबको उसका महत्व पता चलना चाहिए। जब वक्फ बिल जेपीसी में गया, तो मैं बार बार कहता हूं, जेपीसी में जाने के बाद इसका ये अर्थ नहीं कि बिल जो उसमें के प्रोविजंस हैं उसमें काट छांट हो जाएगी या उसको कमजोर कर दिया गया। ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है जो हमारे आपके मन में पल रही है। मैंने कई बार ये रिपीट किया है, इस भ्रांति को मैं आंकड़े के साथ आपको बता रहा हूं, और वक्फ अमेंडमेंट बिल का ही मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब जेपीसी में वक्फ का बिल गया और जब वापस आया, तो 44 ऐसे परिवर्तन के सुझाव थे, एडिट्स थे कि आप इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, ऐसे 44 सजेशंस बदलाव के वो विपक्ष यानी कांग्रेस और बाकी सारे जो दलों के सांसद जेपीसी में शामिल थे उनकी तरफ से आए थे। और जबकि 13 या 14, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद 14 ऐसे सजेशंस परिवर्तन के वो एनडीए के सांसदों की तरफ से आए थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से आए थे जो जेपीसी में थे। अब नतीजा क्या हुआ? 44 के 44 वो संशोधन जो विपक्षी सांसदों ने सुझाया था, उनको नकार दिया गया, उनको नहीं माना गया,
और एनडीए के जितने भी सांसदों 14 जो उन्होंने परिवर्तन के लिए दिया गया उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो सरकार ने 14 पॉइंट और उसमें जोड़ दिए और विपक्ष के 44 जो उसमें अमेंडमेंट्स थे उसको नकार दिया। तो ये भ्रांति इन आंकड़ों से दूर हो जानी चाहिए कि कोई भी बिल, चाहे वो अभी जो एफसीआरए का गया है, वो अगर कहीं जेपीसी में चला जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला जाता है, तो वो कुंद हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आज उसी अमेंडमेंट वक्फ का ये नतीजा है कि सारा डिजिटल जब डेटा हुआ है तो उस डेटे से 2.5 लाख करोड़ की कीमत की 73,000 प्रॉपर्टियों का घोटाला अकेले उत्तर प्रदेश से निकल के आया है। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार इसमें लग गई है और इसमें एक्शंस, कठोर से कठोर एक्शंस, क्योंकि नामों के खुलासे हैं, मुतल्लिबों के नाम पता है, मौलानाओं के नाम पता है, और भी जो समाज के लोगों ने लिया है उनके नाम पता है, सरकारी अधिकारियों तक के नाम पता है मुख्यमंत्री को। तो अब इसमें कार्रवाई होगी, ऐसा कोई संशय नहीं है। थंबनेल में आपको एक और आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा, वो भी आप समझे तो लाख करोड़ से ऊपर का मामला है, यहां पर एकड़ का मामला है। अब ये कौन सा मामला है, आपको जान के फिर संतोष होगा। ये मामला है दरअसल उत्तर प्रदेश में ही। योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब लगभग धीरे धीरे करके 9.5 से 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान हुआ क्या है, तो साहब इस दौरान जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि 85,000 हेक्टेयर 85,000 हेक्टेयर जमीन, जो लगभग 2.0 लाख एकड़, ये गवर्नमेंट की थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, इनको अवैध रूप से भू माफियाओं ने कब्जा किया था 9.5 साल में। जबकि यूपी की योगी सरकार ने अब इसे क्रमशः मुक्त कराया है, इनसे, भू माफियाओं से। और आप सोचें कि आज 2.08 लाख की सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति इस समय सरकार के पास है, और सरकार का जो कुल इसमें शिकायतें थी, जिसमें अवैध कब्जों पर कब्जे जहां भी पाए गए वहां त्वरित कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े शहरों में चली, ये आप सोचें जिला और तहसील स्तर तक भू माफिया टास्क फोर्स बनाया, उन्होंने वो एक्शन किए, लैंड पहचाने, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद जब वो अवैध पाई गई तो उसको सरकार ने अपने वापस कब्जों में लिया। एंटी भू माफिया का एक विशेष रूप से पोर्टल उत्तर प्रदेश में चला इन तमाम सालों में, और उसमें आप सोचिए जेन्युइनली अपने आप जनता ने सहयोग किया, और 4,34,000 से अधिक शिकायतों में से 99% जो शिकायतें थी कब्जे की, चाहे वो प्राइवेट लोगों की और चाहे गवर्नमेंट की या पब्लिक की। पब्लिक की मतलब टाउन एरिया की हो गई, ग्राम पंचायत की हो गई, उनका निस्तारण किया गया। यानी 99% शिकायतें वो एंटरटेन की गई और उस पर एक्शन हुआ। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जमीन ही वापस ली, बल्कि जितने भी ऐसे भू माफिया थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ये जमीनें कब्जा कर रखी थी, उनके ऊपर रेवेन्यू के और सिविल यानी जमीन जायदाद के, और रेवेन्यू यानी पैसे रुपए के, इनके मुकदमे दर्ज हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं छोड़ा गया, गैंगस्टर लगा है, गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। ये उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ के सरकार की जमीनों के मामले में। और सिर्फ योगी जी इतने तक ही नहीं रुकते, आप सबको मैंने एक सिंगल वीडियो से ये बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों के समय, जी हाँ, आजादी से पहले का एक अवैध कब्जा, जो भारतीय सेना की जमीन पर कब्जा किया गया था कानपुर के कंटोनमेंट एरिया में, उस जमीन को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खाली कराया। वो करोड़ों अरबों की जमीन थी, उस जमीन को वापस हमारे भारतीय सेना को सौंपा। तो आज लाखों एकड़ जमीन हमारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लैंड पूल में इकट्ठा कर रखा है। उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल, नए जो निवेश आ रहे हैं उनको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उनको लैंड मिल जाए, वाटर कनेक्शन मिल जाए, वहां पर आवागमन के साधन मिल जाए। योगी सरकार इन 2.4
आप सोचें, लाख एकड़ जमीन का इस्तेमाल फैक्ट्रियां लगाने में, सार्वजनिक भवन बनवाने में, सामुदायिक भवन, वहां कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट्स, ये आइडेंटिफाई करके, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। तो आप सोचें, अगर इरादे नेक हों, नीयत में खोट ना हो, तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि योग पथ से राजपथ पर आया हुआ एक सन्यासी जब 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो वो हर घर शौचालय भी देता है। 62% से ज्यादा की भागीदारी एक्सप्रेसवे की पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के नाम पर रखता है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखता है, उस तरफ आगे बढ़ता है। डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार होता है। हर जिले में एक विश्वविद्यालय होता है। एयरपोर्ट्स की बाढ़ आती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक से ज्यादा सपनों में नहीं सोचे जा सकते थे, लेकिन आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अगर आप सोचें, वहां अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जेवर, जो कि हमारे एनसीआर, हमारी राष्ट्रीय राजधानी के निकट है, वहां भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स तो हैं ही। ये होता है तब जब 44-45 साल से पूर्वांचल, बहुत बड़ा इलाका बिहार का और बहुत बड़ा इलाका नेपाल का, जो जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी से चपेट में, जिनमें हजारों हजार बच्चे वो मरते थे, और उसके बाद जो बच जाते थे जीवन भर के लिए अपाहिज और अपंग होते थे, उसका समूल नाश ऐसा नहीं हुआ किसी जादू से, केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम, सुरक्षा के साथ सफाई, सैनिटेशन, पीने के सही पानी का प्रबंधन, और आज जापानी इंसेफेलाइटिस शून्य है। वो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का, जो कि मुख्यमंत्री का अपना गृह नगर भी है, वो इन त्रासदी से भरा होता था साहब। इनके एक सीजन आते थे। तो ये होता है जब कमिटमेंट बिल्कुल पक्का हो, 100% हो, तो वक्फ बोर्ड के इस तरह के घोटाले भी सामने आ जाते हैं। 2.5 लाख एकड़ की जमीन भी कीमत करोड़ की जमीन भी सामने आ जाती है। 73,000 प्रॉपर्टीज का गायब होना भी सामने आ जाता है। किसने गायब किया, किसने गायब करवाया, किसने कब्जा किया, आज काबिज है, उन सबके नाम भी आ जाते हैं। और योगी जी को यह काम बहुत पसंद है। कई बार पब्लिक मंचों पे उन्होंने कहा है कि मुझे तो ये काम बहुत पसंद है। मुझे रिसेंट आपको चलते चलते बताऊं, तो योगी जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे पास डीजीपी आए, उस दिन तक वो डीजीपी थे, और वो एक साथ में फाइल लिए थे। योगी जी ये कहते हैं कि मैंने सोचा शायद ये अब रिटायरमेंट आ रहा है, तो अपने एक्सटेंशन की फाइल लेके सामने आए कि साहब मेरा एक्सटेंशन कर दो। लेकिन डीजीपी साहब ने ये कहा कि साहब ये फाइल है, आप फॉरेंसिक के लिए एक जमीन देख रहे हैं, और यहीं बहुत नजदीक लखनऊ के एक बड़ी जमीन है जो कि अवैध रूप से कब्जा की गई है। अगर आप ये जमीन ले लें तो फिर पुलिस के लिए वो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की जमीन वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। योगी जी ने पब्लिकली कहा कि अरे लाइए ये फाइल मुझे दीजिए, मुझे तो ये पसंद है, यही काम पसंद है। तो योगी जी को वक्फ बोर्ड का घोटाला अब पसंद आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी के साथ साथ लैंड माफिया और भू माफिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जमीनों पर सपा के कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में, इसमें पुराने 30-30 साल, 40-40 साल पुराने मामले हैं, उन सभी को भी इन पिछले 9.5 सालों में जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, 2 लाख एकड़ से अधिक जमीन वापस लिया है। ये होता है जब कमिटमेंट पक्का होता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से ये 2 ऐसे डेवलपमेंट आपको निश्चित तौर पर कुछ सार्थक देके गए होंगे। अगर वीडियो आपने अब तक देखा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।